हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5th एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। भाई कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे इंसान, ऐसे लोग जिनके साथ हमारी क्या होती है, बॉन्डिंग बढ़िया होती है, हमारी उनके साथ ट्विनिंग अच्छी रहती है, जिन्हें हम अपनी कोई भी बात बिना टेंशन के बता सकते हो। तो क्या बोलेंगे यार, इसके साथ मेरी कोऑर्डिनेशन जो है अच्छा बैठता है। तो वैसे ही हमारी केमिस्ट्री में जिन भी कंपाउंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो हमने बोला, हाँ ठीक है ऐसा कुछ होगा तो हम उसे बोल देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं? तो भाई जो डी ब्लॉक के हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब सिर्फ डी ब्लॉक के क्यों बनाते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रेजेंट होती है। मतलब आपने देखा था जब हम डी ब्लॉक पढ़ रहे थे कि भाई वो +2 +3 +4 +5 इतनी सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास रखता है एंड दैट इज वाई ओनली डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए। अब शुरू करते हैं सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन के साथ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। Compounds contain coordinate bonds between central atom एंड द नंबर ऑफ अदर एटम। क्या बोल रहा है भाई? ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हो, ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम्स जिनके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होता हो, शेयरिंग नहीं होती हो। जहां पे शेयरिंग होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? ये है कोवेलेंट बॉन्ड। जैसा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स बनाते हैं ये होते हैं हमारे कैसे बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। और जो हम क्या बनाते हैं, आयंस के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि एक के पास पॉजिटिव चार्ज और एक के पास नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होती है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है तो भाई ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देता भी है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वहां लोन पेयर का, किसी नेगेटिव चार्ज का डोनेशन होता है, वो शेयरिंग नहीं करता सेंट्रल मैटर एटम के साथ। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और अगर हमें देखना है तो हम क्या भी बोल सकते हैं? द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच द मेटल एटम इज बॉन्डेड टू नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। क्या बोल रहा है भाई? ऐसे कंपाउंड जहां पे आपका जो मेटल है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता हो? या तो एनायन के साथ, क्योंकि एनायन के पास होगा नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या फिर न्यूट्रल एटम, क्योंकि न्यूट्रल एटम के पास क्या प्रेजेंट होगा? लोन पेयर। मतलब वहां भी भाई डोनेशन होगा एंड दैट इज वाई ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। तो इसकी वजह से ये क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से हमें मिलता है हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो है वो दिखते कैसे हैं भाई? जब भी हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं। ये कौन सा कंपाउंड है भाई? ये है हमारे पास FeCN का होल 6 -3। ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब भाई ये वाला जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इसमें जितने भी आपको साइनाइड वाले एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये सारे कैसे बॉन्ड बनाते हैं? ये आयरन के साथ हर एक कंपाउंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे हर एक कंपाउंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे भाई ये अपने इलेक्ट्रॉन या अपने लोन पेयर्स जो है आयरन को डोनेट करते हैं। तो ऐसे बनता है हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब आगे बात सुनो भाई इसकी एप्लीकेशन की। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो कहाँ पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कहाँ काम आते हैं? तो बात सुनो, जैसे कि हमारा क्लोरोफिल होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रीन लीव्स के अंदर। जो भी चीज ग्रीन कलर की होती है, नेचुरली ग्रीन कलर की होती है, उसमें प्रेजेंट होता है ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोफिल।
अब ये जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर एलिमेंट होता है भाई मैग्नीशियम का। ये जो मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है ये एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के यहाँ पे एक कंपाउंड बनाता है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल बनता है, और क्लोरोफिल की वजह से हमारी जो लीव्स है, जैसे कि हमारा स्पाइनेच हो गया या फिर जो भी हमारी ग्रीन ट्रीज होता है, लीव्स होती है, तुलसी, नीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी हीमोग्लोबिन की। हमारा जो ब्लड है उसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होता है आयरन, एंड इसीलिए डॉक्टर भी बोलते हैं जब हमें क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, आयरन रिच फूड लेना है आपको। आयरन रिच फूड इसलिए लेते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है आयरन का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को आयरन के साथ बनाते हैं, इसीलिए भाई ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विटामिन B12, जिसको आज के जमाने में हर एक इंसान को विटामिन B12 की जो है यहाँ पे कमी दिखती है, तो विटामिन B12 भी किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोबाल्ट का। तो विटामिन B12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करता है कोबाल्ट एलिमेंट के साथ, एंड इसकी जो टैबलेट्स आते हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, पर कोबाल्ट का वहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना चाहिए। तो इसकी बेसिक एप्लीकेशंस जनरली कहाँ है, देखो मेडिकल में है, हमारी बॉडी के अंदर है, और ये कहाँ है, ये भी हमारी बॉडी के अंदर है, ये कहाँ है भाई, ग्रीन प्लांट्स के अंदर। ऐसे बहुत सारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की क्या होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरीज इस चैप्टर के अंदर। 3 थ्योरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से क्वेश्चन आता ही आता है। फिक्स है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक नॉमेनक्लेचर से आएगा, मतलब कुछ चीजें जो हैं वो यहाँ पे फिक्स हैं, और एक क्वेश्चन आ जाएगा लिगैंड से। तो भाई यहाँ पे जो 3 थ्योरी हमें पढ़नी है, पहली कौन सी है, वर्नर्स थ्योरी, दूसरी कौन सी है, वैलेंस बोन थ्योरी, यहाँ हम इसे क्या भी बोलेंगे, BBT। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं भाई, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है भाई ये, उसके बाद ये, और देन फिर ये, इस सीक्वेंस में इनकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इस बर्नर्स की थ्योरी को। ये जो बर्नर की थ्योरी है साइंटिस्ट ने दी थी, जो कि है एल्फ्रेड बर्नर, और अपने ही नाम पे इसने थ्योरी का नेम जो रखा था। गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मुलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये किस चीज का कॉन्सेप्ट देता है कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके फॉर्मुलाइजेशन का ये हमें एक्सप्लेनेशन देता है। दिस थ्योरी प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था वो भाई एल्फ्रेड वर्नर ने किया था। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती हैं, तो ये हम पढ़ेंगे अब प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज के अंदर। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। वर्नर की थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, वो पूछता है प्राइमरी वैलेंसी को आइडेंटिफाई करो या सेकेंडरी वैलेंसी को। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज में डिफरेंसेस पूछता है, या फिर आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल उसको बताना होगा। तो भाई यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि ये होती है आयोनाइजेबल, इट इज आयोनाइजेबल एंड इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। जो हमारा सेंट्रल एटम होता है उसके ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल हमारी प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं। अभी यहाँ पे आपको आधा आधा समझ में आएगा, हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आप अच्छे समझ पाओगे कि प्राइमरी वैलेंसी एग्जैक्टली क्या होती है। नेक्स्ट यहाँ हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी का। दे आर नॉन आयोनाइजेबल एंड इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। ये क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। दे आर इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। अब आप इस एग्जाम्पल को देख पा रहे हो, देखो इसमें 2 स्ट्रक्चर्स आपको प्रेजेंट है, एक तो है बॉन्डेड वाली और एक है भाई डॉटेड लाइंस। जो डॉटेड लाइंस हैं वो डिफाइन करती हैं हमारी प्राइमरी वैलेंसी को, ठीक है।
डॉटेड लाइन प्राइमरी वैलेंसी को और जो हमारा बॉन्ड लाइन है वो डिनोट करता है सेकेंडरी वैलेंसी को। अब बात सुनो, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो देखो कहीं भी रैंडम प्रेजेंट है, इसके पास कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती। और जब आप इसको वाटर में डालोगे, किसी भी कंपाउंड को किसी भी सॉल्यूशन में डालोगे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन आयंस है ये डिसॉल्व हो जाएंगे, ये क्या होगी, उसकी वैलेंसी के इक्वल होगी। और हमने क्या कहा था कि प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल एंड दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात समझ में आई। और जो हमारी डॉटेड लाइन है वो है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। कौन सी है भाई, सेकेंडरी वैलेंसी। और इनके पास एक फिक्स ज्योमेट्री प्रेजेंट होती है एंड दे आर नॉन आयनाइजेबल। आप इसको किसी भी सॉल्यूशन में डाल लीजिए, ये डिसॉल्व नहीं होती, ये अपना जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, इसको नहीं छोड़ के जाती। अब ये जो मैं टर्म्स बोल रही हूँ, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल मेटल एटम, इन सबको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले आपको इतनी बात समझ में आ गई कि सेंट्रल एटम क्या है, और यहाँ पे डॉटेड लाइन प्राइमरी वैलेंसी को शो करती है, जो हमारी क्या है एकदम बॉन्ड लाइन है वो शो करती है सेकेंडरी वैलेंसी को। अगर एग्जाम में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का डिफरेंस आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा, तभी एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। आया बात समझ में। अब नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं कि भाई जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म करेगा। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा टेस्ट किया था। वो टेस्ट क्या था, देखो, कंपाउंड्स ऑफ, हमने एक बीकर में कोबाल्ट क्लोरीन को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया। किसको, कोबाल्ट और क्लोरीन को। एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ हमने इस रिएक्शन को करवाया। आगे क्या हुआ, इसमें होता है भाई व्हाइट PPT बनता है AgCl का। अब एकदम मोटी मोटी सी बात मैं आपको थोड़ी समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, क्लोरीन है और यहाँ पे है AgNO3। इसका मतलब AgCl तो भाई यहाँ से एकदम अलग हो चुका है। अब जो हमारे पास कंपाउंड बचा है वो क्या है, CO है, अमोनिया है, ठीक है। ये NO3 तो क्या है, हमारा रिएक्टेंट दूसरा वाला। हमारे पास क्या है भाई, कोबाल्ट है और अमोनिया है, और क्लोरीन क्या कर लेगा, PPT फॉर्म कर लेगा। इतनी बात क्लियर है। तो इसके लिए हमें टेस्ट करके देखते हैं। हमने क्या टेस्ट किया था कि हमने एक मोल क्या लिया भाई, COCl3.6 अमोनिया हमने यहाँ पे ले लिए। इससे हमें क्या पता चला कि 3 मोल AgCl का PPT बनता है। हमने क्या लिया भाई, COCl3 लिया और 3 मोल AgCl का PPT बन गया। अब जो बचा हुआ है उसका ही क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमें मिला वो कौन सा मिला, CONH3 का होल 6। क्योंकि ये जो 6 के 6 अमोनिया है ये हमारे कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, और इसकी वजह से अब इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर लिया और 3 AgCl हमें मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये जो क्लोरीन थे 3, ये प्राइमरी वैलेंसी में प्रेजेंट थे, तभी तो ये डिसॉल्व हो गए, रिएक्शन कर गए, और कंपाउंड कैसा होगा हमारा, शायद कंपाउंड ऐसा होगा। तभी तो जो क्लोरीन थे सिर्फ वो ही डिसॉल्व हुए, और तीनों के तीनों क्लोरीन ने क्या दे दिया, PPT दे दिया। इसका मतलब तीनों के तीनों क्लोरीन इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर प्रेजेंट थे, इसलिए ये डिसॉल्व भी हो गए और आयंस की वजह से इसने AgCl का PPT फॉर्म किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, COCl3.5NH3। यहाँ पे देखो कितनी PPTs बनती है, AgCl की 2 मोल्स ऑफ PPT बनती है। इसका मतलब इन 3 क्लोरीन में से इस बार सिर्फ 2 ही क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी में प्रेजेंट है, क्योंकि जो प्राइमरी वैलेंसी में प्रेजेंट है वो ही आयोनाइजेबल होगा। अब देखो इस कंपाउंड को कैसे होगा, ये CONH3 का होल 5 और एक क्लोरीन अंदर होगा, तभी तो बाकी के जो बचे हुए 2 क्लोरीन हैं उन्होंने क्या दिया, AgCl के साथ PPT दिया। तो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा था भाई, ऐसा था, CO के साथ 5 NH3 और 1 क्लोरीन का मॉलिक्यूल।
नेक्स्ट देखो COCl3.4NH3, इसके साथ देखो AgCl के कितने पीपीटीज बनते हैं भाई, यहाँ पे 1 मोल ऑफ AgCl का पीपीटी बनता है। इसका मतलब जो यहाँ पे COCl3 है, इसमें से सिर्फ एक ही Cl जो है क्या है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, और बाकी के जो Cl है वो किस में है भाई, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें मिले, तभी तो क्या हुआ, ये आयनाइजेबल नहीं हुए। अगर ये भी बाहर प्रेजेंट होते तो ये भी आयनाइजेबल होते और AgCl के पीपीटी ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होता। नेक्स्ट कंपाउंड देखो COCl3.4NH3, इसमें देखो कितना AgCl का पीपीटी बना, 1 मोल ऑफ AgCl, मतलब यहां भी सेम ही कंपाउंड होगा, तभी तो यहां भी सिर्फ 1 मोल AgCl का पीपीटी बनता है। तो अब आपको समझ में आ गया प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी से हम कंपाउंड कैसे बनाएंगे, और प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज होती कैसे हैं, और इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आइडेंटिफाई करना सीख लिया, जो वैलेंसीज फ्री होगी वही आयनाइजेबल होगी, और आयनाइजेबल है तो दूसरे के साथ रिएक्शन किया है, एंड इसी के हिसाब से हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना दिए हैं। क्या बात समझ में आई? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा जाता ही है। आगे इन पे बात समझ में, बर्नर की थ्योरी से यही क्वेश्चन इसी पैटर्न में पूछा जाता है। अगली बात सुनो, फॉर्मुलाइजेशन वाली जो बात है ये भी किसने गई थी भाई, बर्नर ने गई थी। इसने क्या बोला था, इसने ये बोला था कि ये जो वैलेंसीज है, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर वैलेंसीज है वो कौन सी है, कोऑर्डिनेशन वैलेंसीज है, सेकेंडरी वैलेंसीज है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर है वो सेकेंडरी वैलेंसी है, और वो वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होती, नॉन आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर है वो क्या है, वो भाई प्राइमरी वैलेंसी है और आयनाइजेबल है। इसके हिसाब से हमने अभी अभी टेस्ट करके ये चीज अच्छे से समझ ली है कि कैसे हमें पता चल गया कि भाई प्राइमरी जो वैलेंसीज होती है वो आयनाइजेबल होती है। इज दैट क्लियर? आगे सुनो, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शोज 2 टाइप ऑफ लिंकेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आगे बात समझ में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 तरीके के लिंकेज जो है हमारा कंपाउंड शो करता है, एक प्राइमरी लिंकेज और एक सेकेंडरी लिंकेज। सेकेंडरी लिंकेज एक परफेक्ट शेप में प्रेजेंट होता है, जबकि प्राइमरी लिंकेज कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, डॉटेड लाइन में प्रेजेंट होता है। द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। ये क्या होती है, आयनाइजेबल होती है और नेगेटिव आयन के साथ सेटिस्फाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसीज कैसी होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है। दे आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयन। इन्हें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल से या नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई कर सकते हैं। The secondary valency is equal to the coordination number and is fixed for a metal। और ये क्या होती है, जितना हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसके ही इक्वल हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज होती है। एक फिक्स्ड नंबर प्रेजेंट होगा, क्योंकि हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हर एक एलिमेंट जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो एक फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करता है। आगे बात सुनो, द आयंस और ग्रुप्स बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेजेस टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोल रहा है भाई, ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी सेकेंडरी वैलेंसी वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, वो एक स्पेशल अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे, मतलब पर्टिकुलरली एक परफेक्ट शेप वहां बनाते हैं। चाहे वो टेट्राहेड्रल बनाए, चाहे लीनियर बनाएंगे, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, या जो भी बनाएंगे, बट वो एक परफेक्ट शेप में, फाइन शेप में प्रेजेंट होते हैं। सच स्पेशल अरेंजमेंट आर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, और इन्हें हमें क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रा भी हम इन्हें बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पे आप देखो ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कौन सी है भाई, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये जो सारी वैलेंसीज है, अमोनिया
कितना है भाई 6 है, मतलब ये सारी के सारी कौन सी है, सेकेंडरी वैलेंसी है, इसीलिए परफेक्ट शेप में प्रेजेंट है। और बाहर कोई आयंस है ही नहीं, कोई नंबर ऑफ एलिमेंट है ही नहीं, मतलब इसमें प्राइमरी वैलेंसीज है ही नहीं, ऑक्टाहेड्रल है। और इसका ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अब देखो ये क्या है, ये हमारे पास NiCO4 का स्ट्रक्चर है। ये हो गया हमारा निकल, यहाँ पे हमारा कार्बन प्रेजेंट है और ये हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये जो बॉन्ड्स बनते हैं इनके साथ एक परफेक्ट फाइन स्ट्रक्चर बनी हुई है। और ये जो परफेक्ट फाइन स्ट्रक्चर है ये क्या बनाती है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाती है, एक परफेक्ट ज्योमेट्री बना रही है, जो कौन सी है, टेट्राहेड्रल। तो कितना सिंपल है। अब हमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज समझ में आ गई अच्छे से, हम इनमें डिफरेंसेस भी बता सकते हैं। इनसे आया हुआ कोई भी और कैसा भी क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज क्या क्या होती हैं। अब आगे सुनो, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा हैज अ फिक्स्ड ज्योमेट्री एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन। फिक्स ज्योमेट्री होगी और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी फिक्स, दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल। और इसीलिए हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, एक ज्योमेट्री में, फाइन ज्योमेट्री में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट चीज देखो, यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड किस किस के साथ बनता है। देखो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमेशा एक लुईस एसिड और एक लुईस बेस के साथ बनता है, क्योंकि इनमें से एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। अब कौन सा डोनर होता है और कौन सा एक्सेप्टर होता है ये हमें पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। तो आगे पढ़े भाई। लुईस बेस क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे आयंस जो क्या कर सकते हैं, आयंस को डोनेट कर सकते हो या अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हो। इसका मतलब जो डोनेट कर रहे हैं वो तो हमारा लिगेंड है, मतलब लुईस बेस की तरह कौन बिहेव करता है, हमारा कोई भी लिगेंड्स। अब लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स जो होते हैं हमारे सेंट्रल एटम के साइड वाले एलिमेंट। जैसे अभी हम CONH3 का होल 6 इसकी बात करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कौन डोनेट कर रहा है भाई, ये अमोनिया। तो ये जो अमोनिया है ये है लिगेंड्स, क्योंकि ये है डोनेशन का काम करते हैं और इन्हें ही हम क्या बोलेंगे, लुईस बेस बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए H2O, CO, OH+, इन सब की बात हम डिटेल में करने वाले हैं। मॉलिक्यूल्स और आयंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे आयंस जो क्या कर सकते हो, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर सकते हो, इन्हें हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। मतलब जो हमारा सेंट्रल में एलिमेंट प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है, वो क्या काम करता है भाई, वो एक्सेप्टेंस का काम करता है और इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे, इट बिहेव लाइक एज अ लुईस एसिड, इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल देख लीजिए, Cu+2, देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं आयरन, Si, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करते हैं। और देखिए, तो अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिनमें हमें ये समझ में आएगा कि हाँ कौन सा हमारा लुईस एसिड है और कौन सा हमारा लुईस बेस है। तो देखो, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है CONH3 का होल 6 Cl3, तो इसमें मुझे पता लगाना है कि भाई यहाँ पे कौन सा लुईस बेस है और कौन सा लुईस एसिड है। तो हमने क्या बोला, लुईस बेस क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पे भाई अमोनिया जो है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो अमोनिया क्या हो जाएगा, एक लुईस बेस। और एक्सेप्ट कौन कर रहा है, यहाँ पे कोबाल्ट, तो कोबाल्ट क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। नेक्स्ट देखो, कॉपर और CN के अंदर लुईस बेस कौन सा हो जाएगा, हमारा साइनाइड, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। एक्सेप्ट कौन कर रहा है भाई, यहाँ पे आयरन जो है एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट हमारा देखो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में तो आयरन ही है ना, इसलिए आयरन और CN के बीच में हम बात करेंगे। यहाँ पे Ag और NH3 के अंदर जो हमारा NH3 है वो बिहेव करेगा एज अ लुईस बेस। क्यों करेगा लुईस बेस की तरह बिहेव, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और Ag बिहेव करेगा लुईस एसिड की तरह, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है।
आई बात समझ में? कैसे हम लुईस बेस और लुईस एसिड में चेक करेंगे। और लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमने कितनी सारी चीजें पढ़ ली। हमने अभी बर्नर की थ्योरी कंप्लीट पढ़ ली। उसके बाद हमने देखा भाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक लुईस एसिड और एक लुईस बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं और इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि हमें किन किन टाइप्स के कंपाउंड यहाँ मिल सकते हैं। देखो, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो यहाँ पे हमें मिलेंगे। पहले हमारे पास कंपाउंड्स किस किस टाइप के होते हैं? एक सिंपल सॉल्ट होते हैं, एक डबल सॉल्ट्स होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भाई ये क्या चीजें हैं। तो सिंपल सॉल्ट क्या होता है? जैसे कि हमारा सॉल्ट जो घर में हम यूज करते हैं, नमक, उसे बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। अब आप नमक को क्या करो? एक पानी में डिसॉल्व करो। तो जब आप पानी में नमक को डिसॉल्व करते हो तो क्या वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, और तभी हमें टेस्ट भी आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सोडियम के आयन और क्लोरीन के आयन कंप्लीटली क्या हो जाते हैं भाई? डिसोशिएट हो जाते हैं। और कंप्लीट डिसोसिएशन की वजह से हमें यहाँ पे जो है बढ़िया सा टेस्ट आता है। और हमें ये प्रूफ भी है कि सोडियम और क्लोरीन मतलब जो सिंपल सॉल्ट्स होते हैं वो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि इन आयन से हमारे क्या होते हैं? कंपाउंड सिंपल सॉल्ट्स बनते भी हैं। नेक्स्ट यहाँ हम बात करते हैं डबल सॉल्ट की। भाई डबल सॉल्ट क्या होते हैं? सुनो, डबल सॉल्ट जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, लेकिन जब आप इनको डिसॉल्व करोगे तो क्या होता है? ये कंप्लीटली अपने जितने भी आयन्स हैं उनमें डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब हमारे पास इंपॉर्टेंट है मोर सॉल्ट, कार्नेलाइट और एल। इन तीनों से पेपर में इनका फॉर्मूला पूछा गया है, तो अभी भी पूछने के अच्छे खासे चांसेस है और इवन ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस पूछना बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ लेगा मोहर सॉल्ट में कितने आयंस हैं, तो आपको पता होना चाहिए मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला। मोहर सॉल्ट का कलर कौन सा होता है भाई? ये ग्रीन कलर का होता है। तो अब आप सुनो बात, जैसे मोर सॉल्ट हमारा होता है ग्रीन कलर का, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब ये देखो कंप्लीटली डिसॉल्व कैसे होगा। जैसे ही आप इसको पानी में या किसी भी सॉल्यूशन में डालोगे तो ये कौन कौन से आयन देखा? देखो, आयन देगा, सल्फेट आयन देगा, अमोनिया भी देगा, और वाटर में जो डिसॉल्व किया है यहाँ फिर से सल्फेट आ गया। मतलब जितने भी आयंस एक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे डिसॉल्व हो जाएंगे। सारे आयंस अलग अलग डिसॉल्व होते हुए आपको दिख जाएंगे। जैसे मोर सॉल्ट होता है वैसे हमारे पास होता है पोटाश एलम, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिटकरी। तो आपने देखा है कभी भी पानी गंदा हो जाएगा तो हम क्या करते हैं? उस पर फिटकरी एक बार घोल देते हैं। इसका मतलब इफेक्ट तो हुआ है, वाटर में सोल्यूट तो हुई है वो, और इसकी वजह से क्या हुआ? उसने भी अपने सारे आयंस जो है लूज कर दिए। पोटेशियम आयन वो लूज कर देता है यहाँ पे, सल्फेट भी, नेक्स्ट एल्यूमिनियम भी, फिर वापस से सल्फेट। इसका मतलब भाई यहाँ भी जितने भी आयंस हमें मिलने चाहिए वो सारे आयंस हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब डबल सॉल्ट के अंदर नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं। कंपाउंड जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन सारे जो कंपाउंड्स हैं, हमारे सारे एलिमेंट्स जितने प्रेजेंट होते हैं वो सारे उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे हमने मोर सॉल्ट देख लिया, पोटाश एलम देखा, वैसे हमारे पास होता है कार्नेलाइट। ये क्या होता है भाई? ये व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है। इसमें भी डिसॉल्व होने पर पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट्स जो है अलग अलग हमें दिखते हैं। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ भी ये एक डबल सॉल्ट है। तो आपको सिंपल सॉल्ट समझ में आया जो एकदम एकदम इजी सा है। डबल सॉल्ट हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन सॉल्ट की या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की। ये क्या होता है? देखो, इसके अंदर जो आपका एलिमेंट एक ब्रैकेट के अंदर है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। अब क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ से, ये सुनो।
क्वेश्चन आता है कि भाई हमने K4FeCN का होल 6 जो आयन है इसको हमने पानी में डिसॉल्व करने के लिए डाल दिया, तो ये बताओ कि यहाँ से नंबर ऑफ आयन्स हमें कितने मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं सेम इक्वेशन इसके लिए, तो कितने आयन्स मिलेंगे, एक पोटेशियम मिलेगा भाई, क्लोरीन मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, तो हमने बोला भाई 3 मिलेंगे। लेकिन यहां से आप सुनो, एक ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें चाहे 10 एलिमेंट्स हो या 20 एलिमेंट्स हो, डजेंट मैटर, जितने भी एलिमेंट्स इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो सारा हमें एक ही आयन देगा, एदर इट्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या न्यूट्रल, जो भी इसको देना है ये एक ही आयन देगा। और दूसरा हमें कहां से मिलेगा, अगर यहाँ पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव वाला, अगर यहाँ नेगेटिव प्रेजेंट है तो नेगेटिव। मतलब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को जब भी हम डिसॉल्व करेंगे तो हमें 2 आयन्स मिलेंगे, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा प्रेजेंट, उसके आयन्स कभी भी डिसॉल्व नहीं होते। जैसे यहां हमें आयरन और साइनाइड जैसा कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट देखने को इस सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? सिंपल सॉल्ट क्या है, डबल सॉल्ट क्या है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, हमने तीनों चीज पढ़ ली। तो अब यहां से हम देखते हैं भाई नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है। यहां हमने डिफरेंस देखा है किस किस के बीच में, डबल सॉल्ट और हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बीच में। क्या डिफरेंस होता है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जो डबल सॉल्ट होते हैं, चाहे वो मोर सॉल्ट हो, चाहे कार्नेलाइट हो या पोटाश एलम, सब में क्या होता है, वो अपने आयंस में डिसॉल्व हो जाते हैं या डिसोशिएट हो जाते हैं। तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं, डिसॉल्व इन वाटर, या हम क्या बोल सकते हैं, डिसोशिएट इन आयंस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब हम कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, तो वो अपनी एंटाइटी, अपनी आइडेंटिफिकेशन लूज नहीं करते। इसका मतलब वो अपने आयंस में क्या नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते। भाई आज हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं। सबसे पहले हमने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, फिर हमने देखा कि हमें यहाँ 3 थ्योरीज पढ़नी है। फर्स्ट थ्योरी है बर्नर्स की, देन बीबीटी एंड सीएफटी। आज हमने बर्नर्स की थ्योरी कंप्लीट कर ली। फिर हमने देखा सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या होते हैं, और हमारे कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स या कंपाउंड्स कैसे होते हैं, इनको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी अगली क्लास में हम देखने वाले हैं, क्या देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमने बात की थी एंटाइटी की, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की, लिगेंड्स की, कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन स्फेयर की, वो सब चीजें क्या होती हैं, वो सब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए भाई पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।